दुनिया भर के देशों पर ट्रंप का टैरिफ बम फूटने के बाद अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। यूरोप और एशिया के बाजार जोर से गिरे हैं और ट्रंप के झटके ने कमोडिटी बाजार की हालत तो एकदम पस्त कर दी और हमारे बाजार भी डरे हुए ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजारों पर कब तक और कितना असर होगा? दुनिया भर के बाजारों में जो ये हाहाकार मचा है उससे हमें कितना डरना संभलना है और आगे बाजार की दशा दिशा क्या है? इन सब का विश्लेषण करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो आइए उनसे करते हैं मुलाकात। हमारी खास पेशकश, टैरिफ बम में कितना दम। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यही सोचा था गुड मॉर्निंग भी बोलूँ या खाली मॉर्निंग से। हमें अंग्रेजों का काम ठीक है, खाली मॉर्निंग से काम चल जाता है गुड ना भी बोलो चल जाता है। अभी आज कुछ मॉर्निंग में गुड जैसा दिख नहीं रहा सर। हाँ सर। अनिल भाई, जिस तरह से ट्रंप साहब ने टैरिफ का युद्ध छेड़ा है हम्म। तो दुनिया के देशों में मार्केट में उथल पाथल बनी हुई है। एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लूज लूज ट्रेड करके आपको क्या मिलेगा। तो अभी ऐसा है कि आप तो क्रिकेट, मैथोलॉजी, फिल्मों सबका संगम बनाकर बात करते हैं। तो मैं वो हमारे श्री सलमान खान जी, जिनकी एक पिक्चर आई थी अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब सालों पहले, किक, उन्होंने बोला कि मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। तो ट्रम्प साहब की अगर वो ट्रम्प साहब हीरो हो तो ये भी बोलेंगे मैं दिल में भी नहीं आता और समझ में भी नहीं आता। हाँ मतलब, सी वो जो कर रहे हैं वो वाकई सही डायरेक्शन है। हम्म। उनकी फिस्कल डेफिसिट 6-7% के आसपास है। करंट अकाउंट डेफिसिट 3-4% के आसपास है। डेट टू जीडीपी रेशो 125% के ऊपर है। उनका जो मेडिकेड लायबिलिटी है वो पूरी अनफंडेड है। तो कब तक ये दिवालियेपन का धंधा वो चला पाएंगे? अब टैरिफ लगा के वो डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ लगा के जो रेवेन्यू आएगी उससे फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क साहब से डॉज लगा के गवर्नमेंट खर्चे कम करके फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ट्रेजरी में जो गोल्ड पड़ा है फेडरल रिजर्व के पास, उसके वैल्यूएशन करके कुछ डेट को कम करने की सोच रहे हैं। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो सब सही है, बट उन्होंने जो पाथ इख्तियार किया है और जिस तरह से वो कर रहे हैं वह मतलब कभी कभी हमें मजबूर कर देता है ये कहने के लिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म। अ, उन्होंने टैरिफ्स की जो कैलकुलेशन भी की है अनिल भाई, वो एकदम अनोखी है। हम्म। आपका कितना ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ और आपने कितना एक्सपोर्ट किया, उसको मैं टैरिफ मान रहा हूं। आप कितना चार्ज करते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। हम्म। दूसरा, जब आप टैरिफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका खुद का इतिहास गवाह है कि जब भी आपने टैरिफ लगाई है आपकी खुद की कंट्री रिसेशन में जाती है। हम्म। और इसी वजह से अमेरिकन मार्केट दुनिया की मार्केट से ज्यादा गिर रहे हैं। करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव सही है, प्रोसेस में जिस तरह से हो रहा है उससे नतीजे क्या निकलेंगे ये कहना मुश्किल है। ठीक बात है और ये दिख भी रहा है कि समस्या अमेरिका में ज़्यादा दिख रही है, डर अमेरिकी बाजारों में अब ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अमेरिका का डर खाली अमेरिका तक तो सीमित नहीं रहेगा, डरना हमें भी पड़ेगा। अनडाउटेबली अनिल भाई, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर उन्हें कुछ तकलीफ पहुंचेगी तो बाकी देशों पे उसकी इम्पैक्ट आएगी। लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें जितना मार पड़ा है उससे कहीं ज्यादा मार बाकी लोगों को पड़ा है। एंड अमेरिका की ये जो हायर टैरिफ दूसरे देशों पे लगी है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंपेयर टू वियतनाम, चाइना, थाईलैंड एंड ये सब कंट्रीज, हमारे ऊपर टैरिफ की मार कम लगी है। हो सकता है कि गारमेंट्स, फुटवेयर, ये प्रकार के चीजें अब भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शायद आसान हो जाएगा। एंड हम
अपने अमेरिका से डिफेंस या ऑयल खरीद के उस डेफिसिट को मैनेज कर पाएंगे, ताकि अगले साल टैरिफ में रिवीजन अपवर्ड्स नहीं हो। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है चाइना प्लस वन जैसी, कि हम गारमेंट, फुटवेयर, इस प्रकार के क्षेत्र में बाकी देशों के सामने बेनिफिट कमा सके। ठीक बात है। कहीं कहीं मौके भी बनेंगे, लेकिन मौके बनेंगे तब बनेंगे। फिलहाल तो दिक्कत ये है कि अब जिन कंपनियों पर, जिन सेक्टर पर और हमारे सारे प्रोडक्ट्स पर जो 26% टैरिफ लगना है, इसको कैसे निपटा जाए? क्या होगा अल्टीमेटली? क्या कुछ डील बनेगी, बात बनेगी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन होंगे? आपको क्या लगता है? शुरुआत तो हो गई टैरिफ वॉर की, अंत कब और कैसे होगा? सो अलग अलग देश अनिल भाई इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। कोई है कि हम काउंटर टैरिफ लगाएंगे, जैसे कनाडा ने, ईयू ने, चाइना ने अनाउंस किया। कोई अमेरिका के साथ निगोशिएट करेगा, बिकॉज इसी ऑर्डर में एक सेक्शन 4 है जहां पे लिखा है कि अगर आप हमारे ट्रेड कंसर्न्स को मिटा दे तो हम ये टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे। तीसरा है, कुछ लोग अमेरिका में ही लॉबिंग करेंगे, सेनेट में, हाउस में, जुडिशरी में, ताकि ये टैरिफ इम्पोजिशन को डिले कर सके, कम कर सके, पीछे कर सके। मेरे हिसाब से हमें अमेरिका के साथ संघर्ष में नहीं उतरना है, उनसे निगोशिएट करना है। और उनके साथ निगोशिएट करके हमें एक चीज उनके दिमाग में डालनी है कि अगर आपका सारा सॉफ्टवेयर चाइना से आता तो अब तक कितनी सिक्योरिटी रिस्क आपके लिए बन जाती। आपके घर के लाइट्स भी चाइना वाले डिसाइड करते हैं कब चालू करना है, कब बंद करना है। वो सॉफ्टवेयर आपने चाइना की जगह पे इंडिया से लिया तो आपको सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है। आप चाइना से डील करेंगे तो वो आपके लिए एक सिक्योरिटी का रिस्क बन सकता है। आप भारत से डील करेंगे तो विन विन कॉम्बिनेशन होगा। आपकी फेसबुक इंडिया में ऑपरेट करती है, चाइना में उसे परमिशन नहीं है। आपकी एक्स इंडिया में चलती है, चाइना में नहीं चलती। तो आपकी कंपनीज को इंडिया में हम लोग रेड कारपेट दे रहे हैं और एक विन विन सिचुएशन पैदा हो रही है। तो बेहतर है कि आप भारत के साथ डील करें रादर देन चाइना के साथ। ठीक बात है। बिल्कुल, अलग-अलग देश अलग-अलग तरीकों से इसे हैंडल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आते हैं सर बाज़ारों पर। हम पर कितना असर पड़ना चाहिए बाज़ारों के लिहाज से? क्या जितना अमेरिकी बाज़ार में गिरावट है, हमें भी गिरना पड़ेगा? क्या अमेरिकी बाज़ार मंदी में जा सकते हैं? यदि हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा? तो अनिल भाई, मतलब एक तो भारत की सोच कुछ ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो अमेरिका ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की थी, बट हमने उनके गम में, शोक में यहाँ पे छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। गुजर गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति और शोक हम लोग मना रहे थे। तो अभी भी वो मेंटालिटी तो है। मार्केट उनके गिरने चाहिए बिकॉज उनकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, बट हम लोग भी शायद उसके मातम में यहाँ पे गिर सकते हैं। टेम्पररी ये चीजें हो सकती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, वियतनाम, चाइना से बिजनेस अपने यहाँ पे खींच लिया, तो इस लेवल पे निवेश करके आपका पैसा बनेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम लोग अमेरिका के साथ निगोशिएट करके विन विन सिचुएशन पैदा कर पाएंगे। अगर हमने अपनी एक्ट टुगेदर कर ली तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी हम दूसरे देशों से भारत में ले आएंगे एंड अपनी ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका के साथ मैनेज करेंगे, उनके वहां से डिफेंस इक्विपमेंट या ऑयल जैसी चीजें खरीद के। एंड नेट नेट हम इस टैरिफ वॉर के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। अगर ये होता है तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। बात है। तो ये आपके लिए बाज़ार पर इम्पैक्ट। अब एक और चीज़ जो हमारे बाज़ारों के लिए इम्पोर्टेंट है कि टेरिफ वॉर के बाद अब हमारा रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, और इस बार के रिजल्ट सीजन में नो डाउट अगले साल के आउटलुक भी आते हुए दिखेंगे। कैसे देखते हैं आप? क्या रिजल्ट सीजन से कुछ उम्मीदें रखी जाए? क्या ये सोचा जाए कि पिछली तिमाही के मुकाबले में ये तिमाही बेहतर होगी? क्या ये सोचा जाए कि वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले में 2026 का वित्त वर्ष का आउटलुक बेहतर होगा? ऐसी उम्मीद रखना रीजनेबल है या थोड़े मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है? सो अनिल भाई,
इस क्वार्टर की अर्निंग मोटा मोटा 275 रुपया निफ्टी 50 की आ जाएगी। हम्म। अब 260 आए, 270 आए, 275 आए, वहां पे उस रेंज में आती हुई दिखती है। ये उम्मीद के आसपास है, बिकॉज सितंबर और दिसंबर 24 क्वार्टर की जो उम्मीद से कम अर्निंग्स आई, उसने उम्मीदों को ही नीचे कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आने वाले साल में 2026 में क्या होगा? मार्केट की उम्मीद है कि तकरीबन 12 से 13% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। 1150 से लेके 1175 की अर्निंग पर शेयर मार्केट में आ जानी चाहिए। हमें लगता है कि जिस तरह से रूरल इकोनॉमी रिकवर हो रही है, सरकारी खर्चे अब यू नो अप्रैल से ही चालू हो जाएंगे, पिछले साल जुलाई से चालू हुए थे, और मॉनसून बारिश इस बार भी अच्छी आएगी, ऐसी उम्मीद है। ये सारी चीजें मिला के देखे तो 12 से 13% अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल के लिए आ सकती है। ऑब्वियसली ट्रंप साहब की टैरिफ ने उस 12-13% के ऊपर भी कुछ शंका के बादल जरूर घेरे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा पाए तो 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। मार्केट इस वक्त उस अर्निंग्स ग्रोथ को डिस्काउंट करके बैठा है, अपनी फेयर वैल्यू पे है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह होता है, पैसे डिटरमाइन करेंगे दाम कहाँ पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन की तरह फंडामेंटल्स डिटरमाइन करेंगे दाम कहाँ पे रहेंगे। तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बट इस वॉलेटिलिटी में, इस करेक्शन में अगर आप अच्छी कंपनियां चुन के खरीद सके तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें पैसा बनेगा। में अच्छी कंपनियां चुने तो पैसा बन सकता है, लेकिन ऐसी अच्छी कंपनियों में अब आप किसको अच्छी मानते हैं? वो कंपनियां जो भारत में ही बिजनेस कर रही है या जिनके बाहर भी कामकाज है, अभी अच्छी कौन सी है सर? सो एक अनिल भाई, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस अच्छा लगता है, बिकॉज तकरीबन 1 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट अप्रैल महीने से चालू हो जाएगी। अगले साल पे कमीशन की रिकमेंडेशन भी आ जाएगी, तो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में वो पैसा भी लोगों की जेब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पहुंचना चालू होगा। अब ये सारा पैसा लोग रोटी कपड़ा मकान पे तो कम ही खर्चा करेंगे, बचत भी शायद कम ही करे। ज्यादातर पैसा एक्सपीरियंस पे खर्चा होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेस पे खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, एसी लेंगे, मोबाइल फोन्स लेंगे, एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे, अपने फैमिली को हॉलिडे के लिए लेके जाएंगे। इस प्रकार के अनुभव में डिस्क्रिशनरी स्पेस में ये खर्चा होगा, और उस वजह से ये पूरा सेक्टर निवेश के लिए योग्य लगता है। दूसरा, सरकार खर्चा करेगी, कैपेक्स करेगी, तो उसका एक बेनिफिट सीमेंट सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर को भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर, ये दोनों पे आप ध्यान रख सकते हैं। बट महत्वपूर्ण चीज है कि आप वैल्यूएशन सोच समझ के, वैल्यूएशन देख के आप खरीदिए। अभी भी मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी है जो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर दिखती है, वैल्यूएशन महंगा लगता है। बेहतर है कि आप एक रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज में निवेश करें। बात है। तो ये आपके लिए भारत से जुड़े सेक्टर्स, यानी कि जिसमें कंजम्पशन से जुड़े हो सकते हैं, सीमेंट हो सकते हैं, कैपेक्स रिलेटेड हो सकते हैं, एयरलाइंस, एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी, ये सारी जिनका बिजनेस ज़्यादातर भारत में, वहाँ ज़्यादा एक्शन होगा। लेकिन एक चीज़, एक सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, हमेशा भरोसेमंद सेक्टर माने जाने वाला, बहुत पैसा बना के दिया है निवेशकों को, आईटी। ऐसा गिरा है, ऐसा तो शायद मतलब है ना, Y2K के वक्त, वो साल 2000 में भी ऐसी हालत नहीं हुई थी, तब सिचुएशन अलग थी, लेकिन आज बिल्कुल भरोसा ही टूट गया है। क्या ऐसा आईटी में, ऐसा क्या खराब हो रहा है? क्या आईटी का जो रिएक्शन है, आईटी कंपनियों का, आईटी शेयरों का, ये ठीक है या कुछ जरूरत से ज़्यादा हम अमेरिका से डरे हुए हैं इस वक्त? तो अनिल भाई, आईटी क्षेत्र के ऊपर उतना विश्वास इस वक्त नहीं है। एक बात जरूर है कि यहाँ पे गिरावट के चांसेस अब कम है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड 3-3.5% के आसपास पहुंच गई है। बैलेंस शीट आईटी सेक्टर की बहुत क्लीन है, और गवर्नेंस के ऊपर कोई दो राह नहीं है। तो शायद अब इस गिरावट के बाद
आईटी सेक्टर में ज्यादा गिरावट नहीं है। बाउंस कभी आएगा? वेल, उम्मीद यह है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में जाती है तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्पेंडिंग कम होगा और उस वजह से आईटी क्षेत्र की कंपनीज को मुश्किल ही आएगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक माहौल चल रहा है, उस वजह से भी लोगों को डर है कि अगर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर करेंगे तो आदमी क्या करेंगे, हमारी कंपनीज एआई को कितना लिवरेज कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के रिजल्ट और आईटी क्षेत्र की कमेंटरी हमें कुछ निर्देश देगी, कुछ डायरेक्शन देगी कि उनको बिजनेस माहौल कैसा लगता है। आईटी क्षेत्र को यहां से आउट परफॉर्म करने के लिए अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, अच्छे ऑर्डर फ्लो की जरूरत है, जो आज की तारीख में नहीं दिखता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आईटी शहरों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, टैरिफ वेरिफ वॉर और ये सारी तो समस्याएं अपनी जगह, हमारी एक समस्या और है, ये कब सुलझेगी? वो है एफआईएस की बिकवाली की। हाँ, मार्च से थोड़ा खात रोका है, बेचना कम किया है, लेकिन फिर भी अभी तक वो भरोसा नहीं आ रहा है कि नहीं बेचेंगे या खरीदना कब शुरू करेंगे। आप क्या सोचते हैं, किस चीज़ का इंतजार है इन्हें? तो मेरे हिसाब से एफपीआई को अगर आप देखें तो लॉन्ग ओनली फंड ने सेलिंग की अक्टूबर से दिसंबर 24 में, इंश्योरेंस पेंशन ने सेलिंग की और पैसिव लोगों ने बिकवाली की। उसी समय काल में यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड और सॉवरिन वेल्थ फंड ने खरीदारी की थी। तो सारे एफपीआई ने बेचा ऐसा जरूरी नहीं है। अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 25 तक पैसिव ईटीएफ की सेलिंग इंडिया में जारी थी, बट मार्च के महीने में उन्होंने खरीदारी की। मेरा ये मानना है कि ये जो पैसिव की खरीदारी हुई है वो एक पॉजिटिव साइन है। दैट मीन्स एंड इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंडिया में निवेश करना चाहिए। अब अगर एंड इन्वेस्टर को ऐसा लगता है तो आज नहीं तो कल फंड मैनेजर को भी लगेगा। तो मुझे लगता है कि एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम हो सकती है, शायद उसे समय लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में, बट ये पैसिव इंडिकेशन उम्मीद देता है कि शायद एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी आने वाले महीनों में। ये खरीदारी कब चालू करेंगे? वेल, एक है कि हम अपनी अर्निंग्स ग्रोथ को, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते रहें, वैल्यूएशन ठीक होंगे तो अपने आप वो लोग खरीदने आ जाएंगे। और दूसरी चीज है, हम भगवान से प्रार्थना करें कि बाकी लोग सेल्फ गोल करें। रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोल के सेल्फ गोल किया, ब्राजील ने कम्युनिस्ट सरकार चुनी तो सेल्फ गोल हो गया, साउथ अफ्रीका आंतरिक मामलों में उलझा है तो सेल्फ गोल हो गया। लेट्स प्रे कि चाइना भी ऐसा कोई सेल्फ गोल कर ले ताकि निवेश का पैसा ज्यादातर भारत में आए। अपना गोल बचाने में लगा हुआ है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अटैक तो चाइना के गोल पे ही कर रहे हैं ट्रम्प साहब, राइट सर? सो मतलब ये तो लाइटर वेन कमेंट थी अनिल भाई। एक है कि हम अपने आप को अच्छा करें ठीक बात है। और दूसरा है कि हम्म। बाकी लोग खराब करें तो अपनी लाइन और बड़ी दिखती है। बिरबल जी ने जैसे कहा था कि ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन छोटी कर दो, ऊपर वाली अपने आप बड़ी लगने लगती है। ठीक बात है, दोनों तरह से फायदा हो जाए तो कहने क्या। अब आइए सर, राय लेना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, राइट? जो लोग ऑलरेडी है इन्वेस्टेड या जिनकी एसआईपी चल रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? और जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं, वो कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? सो अनिल भाई, हमारी तो हमेशा यही निवेदन रहा है कि आपका असेट अलोकेशन देखिए। अगर आप इस वक्त इक्विटी में न्यूट्रल वेट है तो अपनी एसआईपी चलाते रहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट एसआईपी का मतलब यही है कि थोड़ा गरम थोड़ा नरम, कभी ऊपर कभी नीचे आपका निवेश चलता रहे। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो मार्केट गिरने वाला है उस डर में एसआईपी बंद मत करिए। अपने असेट अलोकेशन के धर्म का पालन करिए। अगर किसी को लगता है कि यार मुझे ये सब असेट अलोकेशन के भारी भरकम शब्द नहीं समझने हैं, तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री द्वारा जो असेट अलोकेशन फंड होते हैं उसमें निवेश कर दीजिए। वहां पे हम दायित्व लेते हैं
कैसे डेट, इक्विटी, गोल्ड में असेट को अलोकेट किया जाए। तो आइधर आप असेट अलोकेशन करिए या हम पे वो दायित्व छोड़ दीजिए, बट मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। इसमें किसी का भला होता हुआ हमने नहीं देखा है। कुछ कुछ चीज़ें जो फंड मैनेजर्स पे छोड़ देना ठीक है। अब नया निवेश इस वक्त बाजार में जिनको इक्विटी करना है, एक तो वैसे आपने कहा कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से ठीक है, जिसमें इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है वगैरह सब हो जाए तो कहने क्या, लेकिन जिनको सिर्फ इक्विटी में पैसा डालना है उनके लिए किस तरह के फंड सूटेबल है इस बाजार में? अनिल भाई, मुझे लगता है कि इस वक्त लार्ज कैप रीजनेबली वैल्यूड है, हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। तो लार्ज कैप फंड में ओवरवेट रहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में करेक्शन के समय आप निवेश कर सके वैसा सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान अपनाइए। अगर सेक्टर या थीमेटिक फंड में जाना है तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अपने एसेट एलोकेशन को प्रॉपर करें और उस लिहाज से करें आप निवेश। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और ये पूरे टैरिफ वॉर को अच्छे से समझाया, अमेरिका पर, पूरी दुनिया पर, हम पर, हमारे बाजारों पर और किन किन सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से निवेशकों को बनानी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए, इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।